फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। संविधान का जो प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। किसी भी किताब का पहला पन्ना उस किताब की प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें पहले पन्ने में उस किताब का पूरा सारांश, सार या निचोड़ होता है। और प्रस्तावना को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये कहा किसने है? ये कहा है आपके ठाकुरदास भार्गव ने। फिर मैंने बताया कि प्रस्तावना को संविधान का राशिफल या कुंडली भी कहते हैं, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये किसने कहा था? के मुंशी ने। फिर मैंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। और इसको संविधान की पहचान भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था N.A. पालकेवाला ने। इसको संविधान का सार या सारांश कहते हैं, समरी कहते हैं। और इसको संविधान का पहला पन्ना भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। ये कह सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम पढ़े थे कि भाई जो पहला पैराग्राफ है हमारी प्रस्तावना का, प्रियम्बल का, उसमें जो 5 शब्द है वो भारत देश की प्रकृति को डिफाइन करते हैं, नेचर को बताते हैं कि एक्चुअल में इंडिया दिखता कैसा है अंदर से। इंडिया कैसा दिखता है कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, सॉवरेन कंट्री है, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश है। सभी में जो रिसोर्सेज या संसाधन है, जमीन जायदाद, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलता है। भले ही हो नहीं पाती है प्रैक्टिकली, लेकिन कोशिश करता है। भारत ऐसा देश है जो क्या कहते हैं, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। इसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी को बराबर दर्जा देता है। भारत ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। भारत एक ऐसा देश है जो रिपब्लिक है, जो गणराज्य है, जिसका हेड ऑफ द स्टेट होता है, मुखिया होता है, और वो चुनाव के माध्यम से बनता है, इलेक्शन के माध्यम से बनता है। फिर इसके बाद में न्याय कैसा हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसी है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इसके बाद में समानता किस किस चीज़ की है? समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और बंधुता है भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, इंसान की गरिमा बनी रहे, और एकता के साथ रहना, ताकि हम अखंड रहें, इंटीग्रेट होकर रहें। अब ये इसके और खंड खंड ना हो। संविधान की प्रस्तावना का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। संविधान की प्रस्तावना का सबसे पहले जिक्र हमें उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मिलता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किए थे। प्रस्तावना को हमने किस तारीख को अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। और अब तक भारत की संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, 42 नंबर का। इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था, समाजवादी, इसके बाद में पंथ निरपेक्ष, और एक अखंडता। कल हमने यहीं तक पढ़ा था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे संविधान का स्ट्रक्चर। हमारे संविधान की संरचना कैसी है? इसमें भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इसमें आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, और इसमें होते हैं फिर शेड्यूल, अनुसूचियाँ। तो अगर हम हमारे संविधान का स्ट्रक्चर देखें, या स्ट्रक्चर से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, ठीक है? उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो सबसे पहले संविधान के स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से भारत के संविधान को हमने मिलाकर बनाया है। संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत। एक क्वेश्चन यहां से महत्वपूर्ण आता ही है, अगर संविधान से पूछा जाता है तो कौन सी चीज किस देश से ली गई, ये हमसे पूछा जाता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 से भी ज्यादा देशों का संविधान अध्ययन किया, स्टडी की, और स्टडी करने के बाद जो भी उनको महत्वपूर्ण चीजें लगी, जो भी उनको बढ़िया चीजें लगी, उन चीजों को हमारे संविधान में ऐड किया। तो अगर आप स्रोत की बात करोगे, संविधान के स्रोत की, तो स्रोत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। हमारे जो संविधान के स्रोत है, आप उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो हमारा भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे संविधान का जो 2/3 भाग है, 2/3 पार्ट है, हमारे संविधान का
जो 2/3 भाग है, 2/3 पार्ट है, वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। देखो पहले तो 1909 का अधिनियम आया, उसके बाद में 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा संशोधन के साथ और मॉडिफिकेशन के साथ 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, आज़ादी से पहले। इसके माध्यम से भारत चल रहा था, और हम आज़ाद होने के बाद हमने ये कहा कि भाई देखो, हमारा देश पुराने ज़माने से ब्रिटेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ब्रिटेन के द्वारा चलाया जाता था। तो ये जो भारत शासन अधिनियम है ना, ये हमारी रगो रमों में बसा हुआ है। हमारा सारा का सारा पुलिस प्रणाली आप देखोगे ध्यान से, हमारा पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम, प्रशासनिक ढांचा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब कुछ हमारे अंदर पहले से मौजूद है। तो हमने हमारे संविधान में लगभग 2/3 भाग तो इसको ऐसे कैसे रख लिया। आज हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, और बचे हैं यहाँ पर फिर 10 देश, 10 कंट्रीज। यहां से लिया है लगभग 1/3 भाग, 1/3 पार्ट्स, 1/3 भाग, 1/3 पार्ट्स। तो लगभग 10 देश, जिसमें कनाडा है आपका, अमेरिका है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है ना, आयरलैंड है, रूस है, इन सभी 10 देशों से मिलाकर हमने 1/3 हिस्सा ले रखा है। तो आज का जो हमारा संविधान है, उस हमारे संविधान की किताब का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, और 1/3 भाग लगभग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 चीज़ें किसी न किसी चीज़ से हमने इकट्ठा की है। तो संविधान के टोटल स्रोत कितने हो गए? 11। टोटल सोर्सेज कितने हो गए? 11। एक तरफ ये 10 देश हैं और एक तरफ भारत शासन अधिनियम अकेला है। अब इनसे लिया क्या क्या है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है। भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है, तो पहले नंबर पर हेडिंग डाल लेते हैं, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम (1935) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है? क्या क्या लिया है? हमने लिया है यहां से न्यायपालिका, जुडिशरी, पहले से अपने देश में मौजूद है, तो हमने यहां से ऐसे कैसे न्यायपालिका को ले लिया भाई, जुडिशरी को ले लिया, न्यायपालिका को हमने यहां से ऐसे कैसे ले लिया, न्यायपालिका। फिर और क्या लिया भारत शासन अधिनियम से? आपातकाल के प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहीं से लिए हैं, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। यहां से हमने लिया है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। अच्छा, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश का मतलब होता है कि जब हमारी संसद के दोनों सत्र, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, और जब हम हमारी संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, सेशन में नहीं होते हैं। देखो 3 सेशन चलते हैं अपने, बजट सत्र चलता है, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी आ जाती है, फिर मानसून सेशन आ जाता है, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी आ जाती है, और फिर कौन सा सेशन आ जाता है, शीतकालीन सत्र आ जाता है। तो 3 सत्र चलते हैं और बीच में 1-1 महीने की छुट्टी आ जाती है। तो जब उस टाइम पीरियड में जब ये हमारे दोनों सदन या किसमें से कोई एक सदन सेशन में नहीं होता है, सत्र में नहीं होता है, यहाँ पे बैठ के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक टेम्पररी कानून बनाया जाता है, एक अस्थायी कानून बनाया जाता है, जिसके माध्यम से देश को चलाते हैं, उसी का नाम है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस उस परिस्थिति में जारी किया जाता है जब हमारी संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में नहीं है, व्हेन बोथ हाउसेज और ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, देन ए टेम्पररी लॉ इज इनेक्टेड। तो एक अस्थायी कानून बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी को हम कहते हैं अध्यादेश। ये आर्टिकल 123 में आपको मिलेगा। इसके अलावा और क्या लिया है? राज्यपाल का पद, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद,
ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद। और क्या लिया है यहां से, और यहां से लिया है आपका आपने कभी नाम सुना है प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा। भाई आपको जो अपना प्रशासनिक ढांचा दिखता है, ग्रुप डी से लेकर ऊपर तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हमारा प्रशासन का ढांचा है, वो सारा का सारा हमने कहाँ से लिया है, आईएएस, पीसीएस, पुलिस, ये सारे के सारे जो कर्मचारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, ये कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम से लिया है। ये पहले से मौजूद है हमारे पास। तो सारा का सारा प्रशासनिक ढांचा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख दूं, तो जैसे यूपीएससी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा पुलिस प्रणाली भी आती है इसमें, पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम पूरा का पूरा वहीं से लिया है। पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रणाली, पुलिस पहले से मौजूद है देश में। पुलिस प्रणाली हमने भारत शासन अधिनियम से कॉपी की है। ये प्रोविजंस पहले से मौजूद हैं संविधान में, इनको हमने कहीं से लिया नहीं है, भारत शासन अधिनियम की ही कॉपी मारी हमने। उसके बाद में और क्या लिया है भाई, और अगर आप देखोगे तो आपने आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी यहीं से लिया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जिसको आप बोलते हैं। पीडब्ल्यूडी आपने सुनते हैं कि पीडब्ल्यूडी में काम करता हूं, नगर पालिका में काम करते हो, नगर निगम में काम करता हूं। पीडब्ल्यूडी पब्लिक कार्य स्तर, पब्लिक कार्य स्तर। और क्या लिया है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भी भारत शासन अधिनियम से लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको कहते हैं, यह भी भारत शासन अधिनियम से लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, और भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया है, और भारत शासन अधिनियम से हमने लिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, द्विसदनीय सरकार, बाय कैमरलिज्म गवर्नमेंट। द्विसदनीय सरकार, दो सदन वाली सरकार। अरे दो सदन ही तो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। आज हमारे पास दो सदन है, ब्रिटेन के टाइम पे भी दो सदन हुआ करते थे, दो सदन वाली सरकार चलती थी, लोअर हाउस और अपर हाउस हुआ करता था उस टाइम पे भी। तो द्विसदनीय सरकार का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला देश, ये तो भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया वो मैंने आपको बताया। अब हम अगला देश ब्रिटेन लेते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो दूसरे संविधान का स्रोत का नाम है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया हमने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, देखो एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक तो होता है रूल ऑफ लॉ, एक अदर रूल बाय लॉ। आपको ऐसा लग रहा है कि सीरीज में डिफरेंस क्या है, रूल ऑफ लॉ बोलो चाहे रूल बाय लॉ बोलो, बहुत डिफरेंस है दोनों में। रूल ऑफ लॉ का मतलब तो सिंपल होता है कानून का शासन होना देश में, कानून के माध्यम से देश को चलाना, सभी को इक्वली। अब इस सभी के लिए नियम कानून बराबर है, बिना भेदभाव के लागू किए जाएंगे इनको।
तो रूल ऑफ लॉ, देश में कानून का शासन होगा, लॉ का ही रूल होगा, और ये लॉ, ये कानून सभी के लिए बराबर लागू होंगे बिना किसी भेदभाव के। रूल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि रूल, कानून तो बन चुका है, लेकिन फिर भेदभाव के साथ, डिस्क्रिमिनेशन के साथ, अनइक्वली, असमानता के साथ उसको लागू करना। जैसे अंग्रेजों ने हमें रूल ऑफ लॉ के माध्यम से नहीं चलाया, अंग्रेजों ने हमें रूल बाय लॉ के माध्यम से चलाया है। अंग्रेजों के लिए, गोरी चमड़ी वालों के लिए अलग कानून और भारतीय लोगों के लिए अलग कानून। कानून तो वही है। जैसे कि मान लो कि कोई डकैती करता है या गुंडागर्दी करता है तो 3 साल की सजा मिलेगी, ये कानून है। लेकिन अगर कोई भारत का आदि पहुंच जाएगा तो उसको 5 साल की सजा सुना दी जाएगी, और अगर कोई अंग्रेज पहुंच जाएगा तो उसको 2 साल की सजा सुना दी जाएगी। ये है रूल बाय लॉ का मतलब। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि मान लो कि डकैती की सजा 3 साल है, तो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, इसको भी 3 साल मिलनी चाहिए कानून के अनुसार, इसको भी 3 साल मिलने चाहिए, इक्वली, बिना भेदभाव के इसको लागू किया जाए। और रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि किसी एक पक्ष का फेवर करना, एक पक्ष के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। तो भारत का लोग है तो उसको 5 साल की सजा दे दी, अंग्रेज है तो उसको 2 साल की सजा दे दी, इसको कहते हैं रूल बाय लॉ। तो अंग्रेजों ने हमें रूल ऑफ लॉ के माध्यम से नहीं चलाया, ये केवल पढ़ने में अच्छा लगता है। अंग्रेजों ने हमें रूल बाय लॉ के माध्यम से चलाया, इस बात का ध्यान रखना। और क्या लिया है भाई? प्रोसीजर टू पास द लॉ। प्रोसीजर टू पास द लॉ, कानून पारित करने की प्रक्रिया। कानून पारित करने की प्रक्रिया। अपने देश में कानून, नियम कानून कैसे बनाए जाते हैं? ये कानून पारित करने की प्रक्रिया हमने कहां से उधार ली है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कानून नियम कैसे बनते हैं? ब्रिटेन में देखो 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लोअर हाउस, अपर हाउस, निम्न सदन, उच्च सदन। और यहाँ पर बैठा रहता वहाँ का राजा या रानी, जो भी है, मोनार्च, जो भी वहाँ का राजा या रानी है, किंग है या क्वीन है, जो भी बैठा रहता है। तो ब्रिटेन के अंदर नियम कानून पास करने का तरीका है कि भाई इस सदन में पास हो, इस हाउस में पास हो, उसके बाद में राजा या रानी सिग्नेचर कर देते हैं तो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। हमने भी यही प्रणाली अपनाई है, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ अपनाई है, थोड़े संशोधन के साथ, तरीके से साथ अपनाई है कि भाई हमारे पास भी 2 सदन होंगे, निचले वाले सदन को लोकसभा, ऊपर वाले सदन को क्या बोलेंगे? राज्यसभा। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर है ना, जो मोनार्ची है, राजतंत्र है, मतलब यहाँ पर है तो डेमोक्रेसी, है तो लोकतंत्र ही, वहाँ पर भी जनताएं पार्टिसिपेट करती है, अपनी सरकार चुनती है। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो देश का मुखिया है, जो राज्य का मालिक है ना, वो वंशानुगत बनता है, वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। राजा चला गया उसका बेटा बन गया, वो चला गया उसका बेटा बन गया। तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का मुखिया है, जो राज्य का मालिक है, वो वंशानुगत बनता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। और हमने कहा कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे? हम भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को, हम भी पार्लियामेंट वाली सरकार बनाना चाहेंगे, संसदीय सरकार बनाना चाहेंगे, डेमोक्रेसी होगी हमारे देश में। हमारे देश में भी 2 सदन होंगे, लेकिन हमारा जो मुखिया होगा, हमारा जो देश का हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो वंशानुगत नहीं बनाएंगे, हम उसको बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। और ऐसा देश जो अपना मुखिया या अपना जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुनाव के माध्यम से बनाता है, इलेक्शन के माध्यम से बनाता है, हम उसको कहते हैं गणतंत्र या गणराज्य या रिपब्लिक। ब्रिटेन अपने आपको गणतंत्र या गणराज्य नहीं कह सकता, क्योंकि उसका मुखिया वंशानुगत बनता है। हमारे देश का मुखिया वंशानुगत नहीं बनता है, हमारे देश का मुखिया पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनता है, हमारे देश का मुखिया इलेक्शन के माध्यम से बनता है। और हमने कहा कि हम हमारे मुखिया को राष्ट्रपति बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे। तो हमारे देश में भी नियम कानून कैसे पास होते हैं? इस सदन में पास होना चाहिए, इस सदन में पास होना चाहिए, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लॉ या कानून बन जाएगा। तो ये जो कानून पारित करने की प्रक्रिया है, ये कहाँ से उधार ली है? ब्रिटेन से ही उधार ली हमने। ऐसा कैसा? कॉपी क्यों आ रहा है भाई? उसके बाद में आगे चलते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया।
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के माध्यम से बनना चाहिए, कानून के माध्यम से बनना चाहिए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से आपका प्रोसीजर या आपका प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए, बिना लॉ के माध्यम से नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि देश में नियम कानून बनाने का तो तरीका क्या है कि भाई लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, राष्ट्रपति सिग्नेचर करो, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से, इसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से देश में कानून बनने चाहिए, प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, प्रक्रिया को निर्मित किया जाना चाहिए। तो ये वाली लाइन भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से, कि भाई कानून के माध्यम से ही बने, लॉ के माध्यम से ही बने। इसके बाद में इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। ये वाली लाइन कि भाई कानून के सामने सब बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के साथ देश में कानून के सामने सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी जाति का तो उसके लिए कानून अलग है, छोटी जाति का तो उसके लिए कानून अलग है ना, राष्ट्रपति है तो उसके लिए कानून अलग है, आम किसान आदमी है तो उसके लिए कानून अलग है ना, प्रधानमंत्री के लिए कानून अलग है, या मेरे लिए कानून अलग है। तो कानून के सामने सब बराबर है, विधि के सामने सब बराबर है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई लॉ ब्रेक करता है, कोई कानून तोड़ता है, कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो पुलिस पकड़ेगी ही और कानून के माध्यम से उसको सजा भी मिलेगी, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बड़े पद पर हो, चाहे कितने छोटे पद पर हो। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, बिना भेदभाव के साथ आप उसको गिरफ्तार करो और प्रोसीजर के माध्यम से उसको सजाया दंड दो। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ रिट, रिट का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिट, देखो रिट का मतलब होता है सिंपल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, न्यायालय का आदेश। और आगे जब हम अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, तब वहां पर हम पढ़ रहे होंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसमें हम 5 प्रकार की रिट पढ़ेंगे, 5 टाइप्स की रिट पढ़ेंगे। रिट जारी क्यों कहा जाती है? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायोलेशन होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, किसी प्रकार का आदेश जारी कर सकते हैं। और 5 प्रकार की रिट होती है। एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, एक होती है परमादेश या मैंडामस, एक होती है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, एक होती है उत्प्रेषण या सर्टियोरारी, और एक होती है को वारंटो अधिकार परिचय। 5 प्रकार के टर्म आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारा देश एकल नागरिकता देता है, सिंगल सिटीजनशिप देता है। जैसे मान लो कि मैं हूं भारत का नागरिक हूं, और अगर मान लो कि मैं जाके अमेरिका की नागरिकता ले लूं, अमेरिका की सिटीजनशिप ले लूं, और भारत सरकार को पता चल जाए कि भारत के इस नागरिक ने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, तो भारत सरकार मुझे अपना नागरिक नहीं बनेगी, मुझे भारत की नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा, भारत सरकार मेरा पत्ता काट देगी, क्योंकि भारत सरकार देती है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, कि यदि कोई भी भारत का नागरिक स्वेच्छानुसार किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी भारत की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। वो एक वक्त में भारत का और किसी दूसरे देश का नागरिक एक साथ नहीं रह सकता है। हम सिंगल सिटीजनशिप देते हैं, बाकी अन्य देश डुअल सिटीजनशिप भी देते हैं। जैसे अमेरिका दोहरी नागरिकता देता है, डुअल सिटीजनशिप देता है। अमेरिका के नागरिक भी रहो और अमेरिका के अलावा किसी और देश के नागरिक रहना चाहते हो, वहां के भी नागरिक रहो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इफ एनी इंडियन सिटीजन वॉलंटियरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट देन ही और शी विल नो लॉन्गर बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया हमने। इसके बाद आगे चलते हैं। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट।
हमारे देश में संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती है। पार्लियामेंट है देश में, एक संसद है और इस संसद के अंदर अपनी सरकार बैठ के देश को चलाती है। तो हमारे देश में संसदीय सरकार है, या कह सकते हैं संसदीय प्रणाली है, संसदीय सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारे देश का जो सिस्टम हो पार्लियामेंट सिस्टम है, प्रणाली सिस्टम, या कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट, संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, उसमें संसदीय सरकार देश को चलाती है। ठीक है, इसके बाद में और अच्छा, और अगर आप डिटेल में जानना चाहोगे, देखो लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष का पद। इसके अलावा संसद में तो देखो सब आ जाते हैं, कैबिनेट भी आ जाता है, मंत्रिपरिषद भी आ जाता है। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद भी हमने यहीं से लिया है, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा कैबिनेट, अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछ रहे कि बताओ मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है, देखो हमारे जो केंद्र सरकार है उसमें 79 मंत्री है टोटल, छोटे मोटे सभी प्रकार के मंत्री मिला के कितने हैं? 79। टोटल मंत्री परिषद की संख्या कितनी है? 79। तो इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, मंत्रियों का ग्रुप, जितने भी मंत्री होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन उसमें से अगर 12 से 15 के बीच में जो महत्वपूर्ण मंत्री है, जैसे होम मिनिस्टर गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, है ना। तो अगर ये जो 79 लोगों का ग्रुप है मंत्रियों का, इसमें से जो बड़े बड़े 12 से 15 मंत्री होते हैं, इनको हम एक साथ कह देते हैं कैबिनेट। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पर बड़े बड़े जो 10-12 मंत्री होते हैं ना, वही बैठते हैं, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये जो 12 से 15 लोगों की मंडली होती है बड़े बड़े मंत्रियों की, ये जब एक साथ बैठती है इसी को कहते हैं कैबिनेट। और सारों को मिला दोगे एक साथ तो उसको क्या बोलोगे? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल भी कह देते हैं कई बार इसको, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। अब देखो भाई, एक थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो आप, बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट, द्विसदनीय सरकार, मैंने कहां लिखा है? भारत शासन अधिनियम में। एक तरफ तो है भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और एक तरफ है ब्रिटेन नाम का देश। भारत शासन अधिनियम कहां से आया है? ब्रिटेन से तो आया है, ब्रिटेन ही तो राज कर रहा है भारत के ऊपर। भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन से तो आया है। ब्रिटेन डेमोक्रेसी की, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो सारे के सारी चीज कहां से बन के आई है? ब्रिटेन से बन के आई है। तो ये अगर आपको कहीं ब्रिटेन में लिखा हुआ मिल जाए तो गलत नहीं है। ब्रिटेन के अंदर आप सारी की सारी चीजें लिख सकते हैं, द्विसदनीय सरकार लिख सकते हैं, बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट लिख सकते हैं, आप संसदीय सरकार लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिख सकते हैं, आप संसदीय प्रणाली लिख सकते हैं, कैबिनेट लिख सकते हैं, आप इसमें, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख सकते हैं। सारा का सारा आप ब्रिटेन में लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन नाम के देश से ही भारत शासन अधिनियम बन के आया था। और ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर आपको चीजें यहाँ लिखी हुई मिलेगी भारत शासन अधिनियम में, और कहीं पर कहाँ लिखी मिलेगी? ब्रिटेन के अंदर लिखी मिलेगी। तो ये गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम आया ही ब्रिटेन से है, तो ये ब्रिटेन से सारी चीजें ली है। तो आप कहीं पर ब्रिटेन लिखा देखो, चाहे भारत शासन अधिनियम, ये जो मैंने आपको कॉमन चीजें बताई हैं, संसदीय प्रणाली, संसदीय सरकार, द्विसदनीय सरकार, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये सारी की सारी चीजें हमने वहीं से ली है। भारत शासन अधिनियम बोल दो, चाहे ब्रिटेन बोल दो। इसके बाद आगे चलते हैं। ये ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली है, सारी हो गई है। इसके बाद में अगला देश ले लेते हैं, अमेरिका, यूएसए। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है?
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रस्तावना का सिद्धांत कल मैंने बताया ही था, प्रस्तावना का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, तो लिखो 1 नंबर पे तो प्रस्तावना का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। और क्या लिया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा और क्या लिया है? और हमने लिया है उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद। तो फिर राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? प्रेसिडेंट का पद कहां से लिया है? देखो, राष्ट्रपति का पद हमने डायरेक्ट कहीं से नहीं उठाया है। कई बार बच्चे अमेरिका लगा के आ जाते हैं क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम करता है और राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करता है। वो देश का मुखिया भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है, और वो सरकार का मुखिया भी है, सरकार को भी वही चलाता है। अपने देश के अंदर आपने देखा कि हमारे देश के अंदर मूल रूप से जो सरकार चलाने का काम करता है वो तो करती है अपनी सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र होते हैं, नॉमिनल होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई हमारे देश में कानून पारित करने की प्रक्रिया कहां से आई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 2 सदन, यहाँ पे राजा या रानी होता है, और हमने कहा कि राजा या रानी को नहीं बनाएंगे, हम इसके जगह राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बोलेंगे, ये हमारे देश का मुखिया होगा। तो राष्ट्रपति का पद इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से, ध्यान रखना। राष्ट्रपति का पद हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का मालिक होगा, राज्य का मुखिया होगा। ये हम बनाएंगे जैसे ब्रिटेन के अंदर है। तो ये इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से, प्रेरित है ब्रिटेन से। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हम भी राष्ट्रपति बोलते हैं, अमेरिका भी राष्ट्रपति बोलता है, इस वजह से अमेरिका से लिया है ना। केवल राष्ट्रपति राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नाम मैच हो रहा है, वरना ये इंस्पायर्ड कहां से? ब्रिटेन से। इसके बाद में राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं के सर्वसेनापति होते हैं। भाई हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वसेनापति होते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, वो है तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति होता है ना। सुप्रीम कमांडर ऑफ ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो हमने भी ये कहा कि भाई हमारा राष्ट्रपति जो है वो हमारी तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति होगा। तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ ट्राई सर्विसेज। ट्राई फोर्सेज लिख लो, ट्राई फोर्सेज। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष के रूप में सर्वसेनापति के रूप में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वसेनापति होंगे। इसके बाद में और आगे चलते हैं। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अगर कोई भी एनवायरमेंट से संबंधित है, कोई सांस्कृतिक या सामाजिक सुधार करना है, रिफॉर्म करना है, तो कोई भी ऐसा मुद्दा जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के लिए हितकारी है, पब्लिक के लिए सही है, तो उसकी आप याचिका या अपील दायर कर सकते हैं कोर्ट में। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है,
पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, या कचरा बहुत हो गया आपके आसपास के गलियों में या कॉलोनी के अंदर, तो आप PIL दायर कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया है कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, बात है, इसकी याचिका आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं, पब्लिक के हित के लिए आप बात कर सकते हैं। तो ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने अमेरिका से लिया है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपील या याचिका, PIL याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL याचिका। इसके अलावा और क्या लिया है? हाँ, इसके अलावा और क्या लिया अमेरिका से हमने? इसके अलावा अमेरिका से हमने लिया है हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका या जुडिशरी पहले से मौजूद है, भारत शासन अधिनियम से मौजूद है, कोर्ट सिस्टम पहले से मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, इंडिपेंडेंट होकर काम करे, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इसमें इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, बार बार अपनी मनमानी ना करे। हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि आए दिन हर महीने 2 महीने में हमारी सरकार और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठन जाती है, तनाव हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। यही तो है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे। आपकी जो जुडिशरी है, जो न्याय करने का काम करने वाली बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे, अपनी मर्जी से काम करे, सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे, सरकार दखलंदाजी ना करे। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाली बात है, ये हमने अमेरिका से ली थी, वरना न्यायपालिका या जुडिशरी तो पहले से ही मौजूद है हमारे पास। इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और क्या लिया है? आपने कभी नाम सुना है इलेक्टोरल कॉलेज का, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज? देखो मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है वोट डालने वाले लोगों का ग्रुप ऑफ वोटर्स। लेकिन सारी की सारी जनता नहीं, महत्वपूर्ण या बड़े पदों के लिए जो लोग वोट डालते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोग वोट डालते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में सारी की सारी जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, प्रेसिडेंट के चुनाव में MP और MLA पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो MP और MLA इनका ये जो ग्रुप है, इसको हम कहेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में तो MP और MLA सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये आएंगे। उपराष्ट्रपति के अंदर केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट केवल MP या सांसद ही भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल MP या सांसद ही जाएंगे। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, इसके चुनाव में केवल लोकसभा के 543 मेंबर ही भाग लेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा? हमारे जो लोकसभा के 543 सदस्य हैं वो मिलकर इसको बनाएंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल का मतलब होता है वोट डालने वाले लोगों का ग्रुप या समूह है जो बड़े बड़े पदों के लिए चुनाव में वोट डालता है, चुनाव में भाग लेता है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि हमारे देश की जो तीनों बॉडी है, देखो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, लेजिस्लेचर, जिसमें नियम कानून बनते हैं। एक होती है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, जिसमें जो नियम कानून को लागू करवाती है। और एक होती है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, या डेमोक्रेसी के 3 अंग होते हैं। ये कोई भी नियम कानून या काम करती है भारत देश में तो इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जांच पड़ताल की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है कि ये जो नियम कानून बनाया है, लागू किया है, या जो जस्टिस करने का काम किया है, ये सही किया है या गलत किया है। तो किसी भी प्रकार के नियम कानून का, किसी भी प्रकार की कार्रवाई का, किसी भी प्रकार के जस्टिस का, न्याय का, कोर्ट के आदेश का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। न्यायिक अवलोकन किया जा सकता है, या कह सकते हैं न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। रिव्यू किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है कि सही तरीके से नियम बनाया है, कानून बनाया है, नहीं बनाया। मान लो गलत तरीके से नियम कानून बना दे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं। हो सकता है राज्यसभा लोकसभा में पास करवा दिया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं करवाया, तो इस बात की जांच कौन करेगा, इसका रिव्यू कौन करेगा? ये पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। मान लो लॉ तो बन गया लेकिन सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया हमारी पुलिस ने या हमारे प्रशासन ने, इस बात की समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और मान लो कि जो न्यायालय ने काम किया है या न्यायालय ने जो जस्टिस किया है किसी केस को लेकर, वो गलत किया है, तो इस बात की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है हमारे देश में किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।